स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी स्कीम की जो पूरे विश्व भर में इस चीज के लिए प्रसिद्ध है कि उसने सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया है। बात कर रहा हूं मैं एक ऐसी स्कीम की जो भारत का गौरव है, या एक ऐसी स्कीम जिसने हर उस व्यक्ति को सपना दिया रोजगार का। बात हो रही है यहां पे मनरेगा की, जो कि मनरेगा एक्ट महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 के अंतर्गत रजिस्टर्ड है। और कहीं ना कहीं यह स्कीम वो स्कीम थी जिसने कांग्रेस को एक अलग ही स्थान प्रदान किया। जैसे आज के समय पर जो बीजेपी गवर्नमेंट है वो डिजिटल पेमेंट के लिए बहुत पॉपुलर है, उसी तरह कांग्रेस भी एक समय पर, जब मनमोहन सिंह सरकार थी, तो वहां पर मनरेगा के लिए जानी जाती थी। लेकिन दोस्तों, पिछले कुछ समय से ऐसा महसूस किया गया और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यह स्कीम अपना कैरिज्मा लूज कर रही है। तो जानते हैं ऐसा क्या हुआ है जिसकी वजह से यह स्कीम अपना कैरिज्मा लूज कर रही है। सबसे बड़ा जो कारण है वो है कि यहां पर जो वेजेस वर्कर्स को मिलती है वो कहीं ना कहीं आज के इन्फ्लेशन के समय या आज की महंगाई को देखते हुए बहुत कम है। दूसरा, इसमें जो आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम शुरू किया है उससे कहीं ना कहीं लोगों को परेशानियां झेलनी पड़ रही है। तो जानते हैं इस वीडियो में ये सारे इश्यूज क्या है। सबसे पहली बात जो है वो है कि वेजेस का इंक्रीमेंट। आप देखिए, अगर ओवरऑल आज जिस हिसाब से मनरेगा जिस समय आया वो था साल 2005। 2005 से आज हमारा आ गया है 2024, बल्कि 2024 भी खत्म होने वाला है। 20 साल हो गए हैं मनरेगा को लॉन्च हुए हुए। इन 20 सालों में भारत ने बहुत नई चीजें देखी। भारत ने कोरोना देखा, भारत ने इंटरनेट टेक्नोलॉजी को पेनिट्रेट होते हुए देखा, भारत ने 4G 5G टेक्नोलॉजी को देखा। लेकिन कहीं ना कहीं जो जिस रफ्तार से महंगाई बढ़ रही है उस रफ्तार से मनरेगा में जो वेतन है वो नहीं बढ़ रहा है। तो अगर हम बात करें तो इसमें एक पैनल बिठाया गया कैबिनेट की तरफ से, और पार्लियामेंट्री पैनल बिठाया गया, और इस पार्लियामेंट्री पैनल ने यह बोला कि जो मनरेगा में वेजेस हैं वो बहुत इनएडिक्वेट हैं और ये आज की जो महंगाई है उसको ध्यान में रखते हुए ये वेजेस बढ़ाई नहीं जा रही, जिसकी वजह से बहुत सारे जो मनरेगा कर्मचारी हैं वो काम नहीं कर रहे हैं और उनका मनरेगा की तरफ जो आकर्षण हुआ करता था वो लगातार कम होता जा रहा है। कहीं ना कहीं इसमें जो वेज रेट का डिफरेंस है वो इतना बड़ा है, अगर आप भारत के बाकी शहरों में देखें और कुछ शहरों में देखें तो डिफरेंस बहुत बड़ा है। एक एग्जांपल के फॉर्म में अरुणाचल प्रदेश में ये कहीं ना कहीं अरुणाचल प्रदेश और उसके साथ साथ अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में ये बहुत कम है, लगभग 234 रुपए से 237 रुपए के बीच में। वहीं अगर मैं बात करूं हरियाणा और सिक्किम में, यहां लगभग 3 रुपीस प्रतिदिन दिए जा रहे हैं। तो यहां पर अब आपका एक सवाल होगा कि सर इसका मतलब है क्या, एक्चुअली में ये वेतन का मतलब क्या है और ये इन्फ्लेशन यहां पर क्यों इस्तेमाल किया जा रहा है। तो इसको मैं आपको समझाता हूं एक बहुत ही सिंपल तरीके से। देखिए, एक होती है आपकी नॉमिनल वेज और एक होती है आपकी रियल वेज। ये जो नॉमिनल वेज होती है ना, ये वो वेज होती है जो आपका एम्प्लॉयर आपको देता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहीं पर काम कर रहा हूं, मेरा जो एम्प्लॉयर है वो मुझे कह रहा है कि भैया ये लोग पकड़ो महीने के 10,000 रुपए। अब इसमें महंगाई कितनी चल रही है, कितनी महंगाई कम हुई है, बढ़ रही है, उससे कोई मतलब नहीं है, उसने मुझे 10,000 रुपए पकड़ा दिए। दैट मीन्स कि आज की महंगाई अगर मेरे वेतन में शामिल नहीं है, आज की महंगाई की कॉस्ट मेरी वेतन में शामिल नहीं है, तो हम उसको कहते हैं कि वो है हमारी नॉमिनल वेज। लेकिन अगर आज की महंगाई के अनुरूप मेरे को वेतन मिल रहा है या जितनी महंगाई बढ़ रही है उस प्रपोर्शन में अगर मुझे वेतन मिल रहा है, उसको हम कहते हैं रियल वेजेस। तो एक एग्जांपल के फॉर्म में मैं आपको इसको और सिंप्लीफाई करता हूं। मान लीजिए कि मेरी तनख्वाह 10,000 रुपए। अब मैं अपने एम्प्लॉयर के पास गया और मैंने उसको कहा कि सर मेरा वेतन बढ़ा दीजिए। उन्होंने मेरा वेतन 5% से बढ़ाया, यानी कि मेरा वेतन हो गया, अब नया वेतन जो मेरी है, नई सैलरी जो मेरी है वो है 10,500। लेकिन भारत में अगर मान लीजिए महंगाई जो है वो 7% से आगे चल रही है, मतलब महंगाई 7% से बढ़ रही है जिसे हम इन्फ्लेशन कहते हैं, और मेरा वेतन सिर्फ 5% से बढ़ा है, तो यानी कि मैं 200 रुपए के नुकसान पर हूं। मतलब मेरी तनख्वाह 10,700 रुपए से ऊपर होनी चाहिए थी, लेकिन मेरी तनख्वाह है 10,500, यानी कि मैं 200 रुपए के नुकसान पे हूं। तो रियल वेजेस बढ़ना बहुत जरूरी है और भारत में ये रियल वेजेस लगातार गिरती जा रही हैं, जिसके ऊपर मैं कई बार बता चुका हूं कि अगर आपकी नॉमिनल वेज बढ़ रही है तो खुश मत होइए, क्योंकि नॉमिनल वेज में हो सकता है नॉमिनल वेज में इन्फ्लेशन कॉस्ट को शामिल नहीं किया जाता। लेकिन अगर आपकी वास्तविक इनकम बढ़ रही है
तब जाके हम ये मान सकते हैं कि हाँ आपकी इनकम एक्चुअली में राइज हो रही है। तो अगर महंगाई 6% से बढ़ रही है तो आपका वेतन 6% से ज्यादा बढ़ेगा, तभी आपको फायदा होगा। तो आई होप आप लोग गिन रहे होंगे कि आपकी तनख्वाह कितनी है, तो उस हिसाब से इसका प्रपोर्शन बनाइए। ठीक है। दूसरी बात, अब यहां पर जो एक बात और कही गई वो ये कही गई कि कहीं ना कहीं बेस ईयर को बदलना जरूरी है। तो दोस्तों ये बेस ईयर क्या होता है, इसको भी मैं बहुत सिंपल भाषा में आपको समझाता हूं। देखिए, आप मान लीजिए क्लास 9th में थे और आपने क्लास 9th में आपने पहली बार एग्जाम दिया अगस्त के महीने में। अब आपकी उसमें 85% बनी। अगली बार जब आपने नवंबर में या मार्च में एग्जाम दिया तो आपकी बनी 90%। तो आप क्या बोलेंगे कि आपकी परफॉर्मेंस इंप्रूव हुई है। क्यों इंप्रूव हुई है? क्योंकि आपने किसी इंडेक्स से उसको कंपेयर किया है। यानी कि आपकी पहले एग्जाम में 85% थी और दूसरे एग्जाम में अगर 90% बनी है तो मतलब आपने 5% का इंप्रूवमेंट किया है। इसी तरह से जो वेतन होता है उसका भी कंपैरिजन होता है। तो जो मनरेगा का जो बेस ईयर है वो है 2009-2010। बेस ईयर यूजुअली वो ईयर होता है जो एक स्टेबल ईयर होता है। अब आप एक चीज सोचिए, अभी चल रहा है 2024 और जो बेस ईयर है वो है 2009-10, यानी कि 2009-10 के कंपैरिजन में हम 2024-25 की प्राइजेस को यहां पर आइडेंटिफाई कर रहे हैं। अब उसमें दिक्कत क्या होती है, इन पिछले 14-15 सालों में भारत में बहुत ज्यादा बदलाव आया है। चीजें महंगी होती गई हैं, कॉस्ट ऑफ लिविंग महंगी होती गई है, ट्रांसपोर्टेशन महंगा होता गया है, साथ साथ में यहां पर जॉब अपॉर्चुनिटीज भी कम होती जा रही हैं। तो यहां पर जो पार्लियामेंट्री कमिटी ने जो रिकमेंडेशन दिया है उस पर उन्होंने कहा है कि भाई आप इसका बेस ईयर रिवाइज करिए, क्योंकि अगर आप पुराने बेस ईयर के हिसाब से चलते रहोगे तो आपको लगेगा तो सही कि ठीक है तनख्वाह बढ़ रही है, वेतन बढ़ रहा है, लेकिन वो आज की प्राइसेस के हिसाब से नहीं है। तो इसमें इन्होंने कहा कि जो आप बेस ईयर मनरेगा की वेजेस के लिए लें वो बेस ईयर वो लीजिए जो अभी हाल फिलहाल का हो, यानी कि जैसे 2017-18 इसको आप बेस ईयर बनाएं या 18-19 को आप बेस ईयर बनाएं, ताकि एक तो उसमें जो शामिल गुड्स होंगे वो एक तो करंट के आ जाएंगे, और दूसरी चीज इतना पुराना बेस ईयर लेकर अगर आप कंपैरिजन करोगे तो आप एक्चुअल इन्फ्लेशन नहीं जान पाओगे, साथ साथ में आप ये भी नहीं जान पाओगे कि कितनी % उसकी तनख्वाह बढ़ी है। तो यहां पर ये बात इन्होंने बोली कि द एग्जिस्टिंग बेस, जो पुराना बेस ईयर है वह बहुत ऑब्सोलीट हो गया है, बहुत पुराना हो गया है, और कहीं ना कहीं इससे जो वेतन में जो ज्यादा फर्क नहीं आया, जो रियल वेजेस नहीं बढ़ी है, इसकी वजह से बहुत सारे मनरेगा वर्कर्स अब मनरेगा की तरफ से हटके कहीं और काम करने लग गए हैं, उनका माइग्रेशन लगातार बढ़ता गया है। तो उम्मीद करता हूं आपको बेस ईयर भी समझ में आया होगा। बेस ईयर का मतलब होता है इन कंपैरिजन टू अ ईयर। तो जैसे आज 2024 चल रहा है तो 2024 को आप कंपेयर कर रहे हो 2008-9 की वेजेस के हिसाब से, तो सोचिए कि लगभग 16 सालों में तो कितना बदलाव आ गया होगा, चीजें कितनी नई आ गई हैं, चीजें कितनी महंगी आ गई हैं। तो यहां पर अगर आप 2024 के गुड्स को 2008 के गुड्स से कंपेयर करोगे तो आप कहीं ना कहीं यहां पर वेरिएशन इतना ज्यादा आ चुका है जो आपको अंदाजा भी नहीं है। तीसरी बात जो इन्होंने कही, आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम। देखिए, आपको ये पता होगा कि मोदी जी की या बीजेपी गवर्नमेंट की जो सबसे बड़ी सक्सेस है वो है डिजिटलाइजेशन, डिजिटल पेमेंट, चाहे वो यूपीआई हो, चाहे आधार हो, तो इसी की या जनधन खाता हो, इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए जैम ट्रिनिटी बनाया गया, जनधन आधार मोबाइल, जिसमें आपका जो अकाउंट नंबर है वो आपके आधार कार्ड और मोबाइल नंबर से रजिस्टर्ड होगा। अब जैसे इसका फायदा क्या था, इसको हम कहते हैं आधार सीडिंग। आधार सीडिंग का मतलब होता है कि जो आपको वेतन मिल रहा है, जैसे मनरेगा में आपको जो वेतन मिल रहा है वो डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में जाए। एलपीजी की अगर आपको कोई सब्सिडी मिल रही है वो डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में जाए, या मान लीजिए आपको और कोई बेनिफिट मिल रहा है, मैटरनिटी बेनिफिट मिल रहा है, वो डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में जाए। तो इसके लिए सरकार ने ये आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम स्टार्ट किया था। लेकिन इस आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम में दिक्कत क्या है, इसके लिए इस टेक्नोलॉजी बहुत स्ट्रीमलाइन होनी चाहिए, इंटरनेट कनेक्टिविटी बेहतरीन होनी चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं गांव में ये प्रॉब्लम बहुत है, ना तो वहां पे इतनी स्ट्रांग इंटरनेट टेक्नोलॉजी है, ना ही वहां पर बहुत अच्छे से कहीं ना कहीं इसको मैनेज किया जा रहा है, जिसकी वजह से बहुत सारे वर्कर्स जो है मनरेगा के, उनकी वेजेस में डिले हो रहा है, उनको मैसेजेस नहीं आ रहे, उनको अकाउंट की इंफॉर्मेशन नहीं पता, उन्हें ऐप खोलनी नहीं आ रही है। तो ये कहीं ना कहीं यहां पर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और ये एक अनरिजॉल्व्ड इशू है। सो इट लेड टू डिले और एक्सक्लूजन फ्रॉम वेज पेमेंट। और कहीं ना कहीं यहां पर ये जो पैनल है, पार्लियामेंट्री पैनल है, इसने ये बोला है कि हमें कोई और भी पेमेंट सिस्टम एज एन ऑल्टरनेटिव रखना चाहिए। ठीक है, डिजिटलाइजेशन अच्छी चीज है, लेकिन हमें कोई ऑल्टरनेटिव रखना चाहिए ताकि ये जो लोग जो काम कर रहे हैं ये डिस्करेज ना हो काम करने से।
फिर इसमें एक ऐप और बनाई गई, द ऐप इज नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम ऐप। ये नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम ऐप इसलिए बनाई गई, इसमें इस ऐप में सारी चीजें होंगी कि वर्कर जो है उसकी अटेंडेंस रिकॉर्ड हो रही है, कितने बजे वो जा रहा है, कितने बजे वो आ रहा है, कितने दिन उसने काम किया, कितने दिन उसने छुट्टी ली, और कहीं ना कहीं उसकी पूरा एक लॉग क्रिएट हो जाएगा। लेकिन अब दिक्कत यहां पर क्या है, बहुत सारे वर्कर्स तो ऐसे जिनका स्मार्टफोन ही नहीं है, बहुत सारे गांव ऐसे जहां बिजली नहीं आती है अभी भी, बहुत सारे गांव ऐसे जहां पे इंटरनेट टेक्नोलॉजी प्रॉपर नहीं है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं उनकी अटेंडेंस रिकॉर्ड नहीं हो पाती, जिसकी वजह से कई बार उनकी छुट्टी तक लग जाती है। वो बेचारा काम करने आया लेकिन उस काम को जब उसने काम किया वो काम रजिस्टर्ड ही नहीं हुआ। तो ये आप ये तो सोचिए, तो अभी शहरों में ये प्रॉब्लम है कहीं ना कहीं, ये मोबाइल ऐप्स वाली जो अटेंडेंस लॉग करते हैं, तो गांव में तो हालत और बद से बदतर है। तो नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम जो है ये भी कहीं ना कहीं डिले प्रोवाइड करता है वेज पेमेंट पे। अब यहां पर बात यह आ रही है कि वर्कर्स जो है वो लगातार बोल रहे हैं कि भाई एक तो मनरेगा के वेज डेज इंक्रीज करिए। आपको पता होगा मनरेगा स्कीम में 100 दिन का रोजगार दिया जाता है, तो यहां पर यह बोला गया कि इसको 150 दिन करें, यानी कि कोविड के समय इसको 150 दिन किया गया था, और भी कभी कोई आपदा होती है, कभी कोई इंसर्जेंसी होती है, कोई प्रॉब्लम होती है, तो फिर इसको 150 दिन तक कर दिया जाता है, लेकिन एक्ट में अभी भी ये 100 दिन लिखा है। दूसरी बात इसमें यह कही गई कि जैसे जो अमाउंट है, जो अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस है, आपको पता होगा कि अगर 15 दिन तक किसी को रोजगार नहीं दिया जाता तो उसे अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस दिया जाता है। अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस का मतलब जिसको हम कहते हैं बेरोजगारी भत्ता, ये बेरोजगारी भत्ता उसको दिया जाता है जिसको 15 दिन तक रोजगार नहीं मिलता है। तो यहां पर सरकार ने मनरेगा में अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस सिर्फ 90,000 रुपए का ही रखा है। तो कहीं ना कहीं ओवरऑल अगर आप देखें तो जॉब सीकर्स आर नॉट फाइंडिंग दिस मनरेगा स्कीम सो अट्रैक्टिव। अगर मैं आपको मनरेगा के ऊपर कुछ फैक्ट्स भी बताऊं तो अब तक बजट एलोकेशन जो मनरेगा में इस साल 23-24 में हुआ है वो है 60,000 करोड़ का। विमेन पार्टिसिपेशन लगभग 54% का है, और SC/ST बेनिफिशियरी लगभग 40% के हैं। और अगर हम इस मनरेगा को सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से भी लिंक कर सकते हैं, आपको पता होगा SDG इंडेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है देश के लिए। 2015 से 2030 तक के लिए हमने ये SDG इंडेक्स क्रिएट किया है, जिसमें हमारे स्टेट्स को हम 4 कैटेगरीज में कंसीडर करते हैं, एस्पिरेंट, परफॉर्मर, फ्रंट रनर और हमारा जो अचीवर, स्टेट में जो नीति आयोग के द्वारा चला जा रहा है। तो यहां पर जो हमारे SDG गोल्स हैं, इन SDG गोल्स में भी मनरेगा का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, गुड हेल्थ, क्वालिटी एजुकेशन, जेंडर इक्वालिटी, डिसेंट वर्क, इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी। इन सब पर मनरेगा जो है वो SDG गोल्स को भी पूरा करने में मदद करता है। तो अगर आपको मनरेगा के बारे में एक जनरल इंफॉर्मेशन अगर मैं देना चाहूं तो मनरेगा 100 डेज का एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराने की स्कीम है। यह स्कीम अब तक की पूरी दुनिया भर में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी रजिस्टर्ड एज द लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट ड्रिवन प्रोग्राम। इसमें जो भी फैमिली का जो अडल्ट मेंबर होता है उसे यहां पर नौकरी मिलती है। 1/3 बेनिफिशियरीज की फीमेल होती हैं, और अगर आपका जो काम कार्यस्थल है वो 5 किलोमीटर से बियॉन्ड है तो आपको एडिशनल वेजेस दी जाती हैं। और अगर 15 दिन तक आपको काम नहीं मिलता है तो आपको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस भी इसमें दिया जाता है। तो ये स्कीम हमारे देश के विकास के लिए बहुत जरूरी है। ये वो स्कीम है जिसमें हर गांव का व्यक्ति, हर अनस्किल्ड लेबर के लिए एक लास्ट रिजॉर्ट है। तो सरकार को इस स्कीम के ऊपर बहुत ध्यान देना चाहिए। इवन आप ये समझिए कि कांग्रेस ने जो सेकंड टाइम जो सरकार रिपीट की थी 2009 से 2014, उसमें मनरेगा 2.0 का रोल बहुत इंपॉर्टेंट था। तो कहीं ना कहीं इस मनरेगा स्कीम के ऊपर मोदी जी और उनकी सरकार को फोकस करना चाहिए, क्योंकि भारत में बेरोजगारी का स्तर जितना जितना बढ़ता जाएगा उतना उतना ही विकसित भारत का जो लक्ष्य है वो दूर होता जाएगा। तो दोस्तों आप सब मुझसे टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं। दिस इज माई टेलीग्राम ID। आप टेलीग्राम से जुड़िए मेरे साथ, और डेली मंडे टू सैटरडे दिन में 2:30 बजे मैं इकोनॉमी के करंट अफेयर्स डिस्कस करता हूं, जिसमें हम हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के मोस्ट इंपॉर्टेंट इकोनॉमी करंट अफेयर्स की बात करते हैं। साथ ही साथ आप हमारे स्टडी IQ के SIP प्लस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप प्रीलिम्स 2025 देना चाह रहे हैं और अभी तक आपको प्रीलिम्स को लेकर आप इतने श्योर नहीं है, या आपको लगता है कि आपकी प्रिपरेशन उतनी बेहतर नहीं है, तो आप हमारा प्रीलिम्स का बैच स्टार्ट कर सकते हो। यह बैच हमारा 20 दिसंबर से शुरू हो रहा है सुबह 8 बजे। यानी कि इफ यू वांट टू अटेम्प्ट फॉर दिस प्रीलिम्स 2025 एंड यू वांट अ शॉर्ट सक्सेस, सो डू ज्वाइन स्टडी IQ। इसमें प्रीलिम्स की लाइव क्लासेस, हर क्लास के बाद टेस्ट, ऑल इंडिया मॉक टेस्ट, साथ साथ डाउट हैंडलिंग, बेहतरीन कंटेंट, ये सब कुछ आपको मिल रहा है सिर्फ 5999 में। और अगर आप मेरे कूपन कोड का इस्तेमाल करते हो, दैट इज SBS लाइव, तो आप और मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकते हैं।
वहीं अगर आपका अटेम्प्ट 2026 में या 2027 में, तो आप P2I फाउंडेशन बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं। 2026 के लिए इसकी फीस 29,999 है और 2027 के लिए इसकी फीस 34,999 है। इसके एडमिशंस 20 दिसंबर को क्लोज हो रहे हैं और इसमें आपको 1000+ आवर्स की लाइव क्लासेस, आंसर राइटिंग, डाउट सेशनिंग, 1-to-1 मेंटरिंग, बेहतरीन कंटेंट जिसमें NCERT, स्टैटिक और करंट का प्रॉपर मटेरियल, और इसके साथ साथ में अगर आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाता है तो आपको दिल्ली बुलाया जाएगा, जहां पे आपका रहना खाना सब स्टडी IQ बेयर करेगा और आपकी फीस आपको रिफंड कर दी जाएगी। और इस फीस पर भी आप डिस्काउंट पा सकते हैं अगर आप मेरे कूपन कोड का इस्तेमाल करते हैं, दैट इज SBS लाइव। अपार्ट फ्रॉम दैट आप मुझसे इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हैं और मुझे कमेंट में लिखकर बताइए क्या मनरेगा भारत के फ्यूचर में और स्ट्रांग होगा कि नहीं। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू सो मच। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।